मैं थोड़ा लेट हूँ, सॉरी। टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है इंसान की लाइफ में। जनरली हम लोग देखते हैं कि भारत में लोग कहते रहते हैं ऐसा कि लोग देरी से पहुँचते हैं, पंक्चुअल नहीं है। हम लोग सब पंक्चुअल हैं। हमसे ज़्यादा अच्छा टाइमिंग कोई नहीं जानता। सबने पार्ले जी खाया होगा चाय में डुबा के। उसमें जो टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है ना कि अगर एक सेकंड इधर रहा तो वो हार्ड रहेगा, और एक सेकंड इधर रहा तो चाय में ढूंढते रह जाओगे। तो टाइमिंग तो इंडियंस की अच्छी है, आबादी थोड़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से लेट हो जाते हैं। खैर, अब सिंस मेरे को बोला गया कि टाइम ज़्यादा हो कम हो मुझे ये पता नहीं है, तो मैं उस हिसाब से स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मैंने बोला टाइमिंग अच्छी होती है। पहले किसी टाइम पे ये होता था कि इंटरटेनमेंट के खुद के सोर्स नहीं होते थे, टीवी नहीं होती थी, नेटफ्लिक्स नहीं होता था, आपका मोबाइल नहीं होता था। तो क्या करते थे हम लोग? बातें करते थे। हम वो जनरेशन है जिन्होंने आखिरी बार बातें की होंगी, ठीक है? क्योंकि अब आप मेट्रो में चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, दो चीज़ें हैं। एक तो अनजान पे भरोसा नहीं करना है। दूसरी चीज़, अगर कोई इंसान कर भी ले तो आप मोबाइल में इतना व्यस्त है कि ऊपर देखते ही नहीं है। मैं मेट्रो से निकलता हूँ तो मेरे को लगता है कि सब कोई बस ये थोड़े टाइम के अंदर ना हमारे जो आपने जैसे ही कहा वैसे तीसरी सीढ़ी में बैठे ना, दूसरे टाइम में ये जो है इन्होंने तुरंत फोन नीचे रखा। आपने ऐसे कहा कि फोन नीचे नहीं है। कोई बात नहीं, उनके पास तो ऑप्शन है। राम से जैसे बाद में करने लगे वो भी करने लग जाएंगे तो उनके पास तो ऑप्शन है। खैर, तो टाइमिंग, और दूसरा कि जैसे मैंने बताया कि हम लोग जनरली दो चीज़ें हैं। एक तो भरोसा नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो फिर हमारे पास मोबाइल जो है वो मैं छीन लेता है। मैं वो आखिरी जनरेशन का हिस्सा होकर इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरे को जनरली ऐसा लगता है कि मेरे दादाजी के पास बैठ के सबसे ज़्यादा बातें मैंने की है। तो मुझे उनसे जो कहानियाँ पता चली तो मुझे बड़ा मज़ा आया। एक कहानी थी राव सिंहा की। मैं वो कहानी इसलिए यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ बैठे हुए वो लोग जिन्होंने आपने वो देखा होगा जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। चला है। अब मैं आपको पता चलाता हूँ कि वो पता चला कब था और कैसे पता चला था। हाँ बदायूं, जानते होंगे आप बदायूं? जी। हाँ, कहाँ से आप? हाँ, तो बदायूं एक जगह है, यूपी में है जी। तो वहाँ पे एक राजा हुआ करते थे लगभग 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी के आसपास, जिनका नाम था सैतराम जी। चेतराम जी नाम था, लेकिन लैंग्वेज कुछ इस तरीके की थी तो सैतराम जी बोला जाता था उनको। उनके बेटे थे 100, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं उनकी किसी भी क्या बोलते हैं योग्यता पे कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन उनके 100 बेटे थे ऐसा कहा जा रहा था। और उनका 51वां जो बेटा था उनका नाम था सिंहा। नाम कैसे रहा वो बाद में बताएंगे, लेकिन उनका नाम था सिंहा। उनसे पहले जो है 50 थे, उनके पीछे 49 थे। अब ये जब बच्चा पैदा होता है तो पहले हमारे पास वो नहीं हुआ करते थे, टाइम, घड़ियाँ देखने के लिए नहीं होती थी आपके हाथ में। तो सूरज और चंद्रमा की जो पोजीशंस होती थी उसके हिसाब से हम लोग देखते थे कि ये टाइम किस टाइम पे बच्चा पैदा हुआ है। और पहले के राजा जो होते थे वो जनरली इस बात पे भरोसा करते थे कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह में काफ़ी भरोसा करते थे। पूछ लिया जाता था, बुद्ध के टाइम पे पूछा गया था कि ये कैसा होगा, तो उन्होंने कहा था कि या तो ये बहुत भयंकर और बहुत ही अच्छा सम्राट बनेगा, और नहीं तो फिर ये सन्यासी बन जाएगा। तो उसके बाद बुद्ध की कहानी आपको पता है, उनको काफ़ी वक्त तक दुनियादारी से दूर रखा गया था। वैसे ही इनके बारे में, सिंहा के बारे में भी ये कहा गया कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है 51वें नंबर पे, तो सैतराम जी ये बच्चा अगर आप इसका मुंह देख लेंगे तो आप मर जाएंगे। सैतराम जी ने बोला मेरे पहले से 50 और है, मेरे को क्या करना है मुंह देख करके इसका, और आगे भी भगवान की मेहरबानी रही तो और कर लेंगे, इसको मार दिया जाए। तो उन्होंने जल्लादों को बुलाया और बोला कि तुम जाओ इसको जो है मार दो जंगल में ले जा करके। अब जल्लाद थे लेकिन थे तो इंसान ही, एक दिन का बच्चा था वो, तो उसको ले करके बाहर तो गए, जंगल में जाके उनको लगा कि यार इसको मारे कैसे। तो उन्होंने उसको देखा कि इसको यहाँ जंगल है, गुफा में कहीं छोड़ देते हैं, कोई जानवर आएगा वो अपने आप ही मार देगा, हम पाप क्यों लें। तो उन्होंने एक गुफा के बाहर रास्ते पे उसको जो है रख दिया और वो चले गए वहाँ से। थोड़े टाइम के बाद वो बच्चा जो है लुढ़कता लुढ़कता अंदर जाके गिरा कहीं पे, तो वहाँ एक शेरनी थी जो सो रही थी। शेरनी के 2 बच्चे उस वक्त हुए थे, प्रसव की पीड़ा में थी तो सो गई थी। तो वहाँ पे वो बच्चा तीसरा जाकर के उनके पास लेट गया। जब वो सुबह उठी तो उसने देखा कि मेरे 3 बच्चे हैं। इंसान फ़र्क कर सकता है लेकिन जानवरों में ये कैपेसिटी अभी तक नहीं है कि वो फ़र्क करने लगे, ठीक है। तो उसने देखा कि मेरे 3 बच्चे हैं और उनको उसी तरह से पाला पोसा गया। अब जो ये बच्चा था, डार्विन चाचा का सिंपल सिद्धांत है कि जो इंसान जिस इन्वायरमेंट पे रहता है और जिस तरीके से अपने शरीर को यूज़ करता है आप वैसे हो जाते हैं। अब जो है इस सिद्धांत के आधार पर वो बच्चा शेरों की तरह बड़ा होने लगा।
जंगल में रहा था तो हष्ट पुष्ट आप कह सकते हैं कि बॉडी उसकी बन गई, लंबा चौड़ा 7-8 फीट का आदमी, जंगली वेशभूषा में रहता था। वेशभूषा तो क्या, वैसे जिंदाबाद ही रहता था वो वहाँ पे, लेकिन बाल वाल बड़े हो गए हैं उसके, हाथ से नाखून जो है वो बहुत खतरनाक हो चुके हैं, दांत वात बाहर आ चुके हैं उसके, और वो शेरों के साथ रहता था। काफ़ी टाइम के बाद पाली जगह है राजस्थान में, आपको पता हो तो वहाँ से पालीवाल ब्राह्मण निकलते थे। पालीवाल ब्राह्मण ट्रेड के लिए इधर उधर घूमते रहते थे, और इसीलिए मतलब पाली एक ट्रेड सेंटर था, ये माना जाता था कि वो अच्छा ट्रेड सेंटर, और राजस्थान इसीलिए फेमस था कि वो ट्रेड रूट पे पड़ता था। तो वहाँ से जब वो पालीवाल ब्राह्मण वहाँ से निकले तो उन्होंने देखा कि एक आदमी है और 4 शेरों के बीच में खड़ा हुआ है और उनसे लड़ रहा है, और किसी को उठा के इधर फेंक रहा है, दूसरे शेर को उठा के इधर फेंक रहा है, और 2 शेर जो है डर के मारे पीछे उसके आ ही नहीं रहे, पास में ही नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने ये देख करके उनको लगा कि यार इसकी नज़र हम पे पड़े, उससे पहले हम लोग निकल लेते हैं यहाँ से, वरना ये छोड़ेगा नहीं। तो वो आए और आकर के बदायूं में वापस सेतराम जी के पास आए कि यार आपके राज्य में हमने एक कौतुक देखा है, और वहाँ पे एक आदमी है जो ऐसे शेरों को उछाल उछाल के फेंक रहा है। तो सेतराम जी सोचे कि यार ये कहाँ से आ गया। तो उन्होंने क्या किया कि जाओ सेनाओं को भेजने के लिए कि जाओ इसको मार दो, ये तो खतरनाक आदमी है। तो वो जो जल्लाद थे, वो जल्लाद आए, वो बोले कि यार हम आपको एक बात बताते हैं, लेकिन आप मारेंगे नहीं, हमें वचन दीजिए। तो क्या चलो वचन दिया, मारेंगे तो नहीं, तुमको बताओ क्या हुआ। तो क्या आपने हमको बोला था कि जा करके इसको मार करके वहाँ फेंक देना। तो जल्लाद ने बोला हमने उसको फेंका नहीं था, हमने उसको वहाँ पे एक गुफा के बाहर छोड़ दिया था, और हो सकता है कि वो किसी शेर की गुफा हो। तो बोला अच्छा ठीक है, लेकिन बात ये थी कि अगर मैं इसका मुंह देखूंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो अभी खतरा तो अभी भी है, तो इसको मार ही दो। तो जो दाई होती है जो प्रसव में हेल्प करती है प्रेगनेंसी के दौरान, वो दाई आई, उसने कहा कि मेरे से एक गलती हुई है। तो क्या गलती हुई है, जब आपने मेरे को बोला था कि मुझे लाइन खींचनी है ताकि सूरज चंद्रमा की पोजीशन से पता चले कि उसका जन्म का वक्त क्या है, मैं वो लाइन खींचना भूल गई थी, और उस भूल की वजह से मैंने बाद में क्या किया ना कि 15 मिनट के बाद लाइन खींची। तो 15 मिनट में आपके सितारों की पोजीशन चेंज हो जाती है, आपकी किस्मत चेंज हो सकती है। तो जो वो राज पुरोहित थे वो बोले कि अगर ऐसा है तो इनसे कोई खतरा है नहीं, आपको इनको बुलाया जाए। सेना भेजी गई उसको लेने के लिए। वहाँ जाके पहले उसको बेहोश करना पड़ा, क्योंकि शेर को तो कैसे पकड़ेगा अब कोई, उसको बेहोश करके ले आए। फिर डार्विन चाचा का सिद्धांत, जब वो यहाँ आया इंसानों के बीच में, तो अच्छे से पहले मैनिक्योर पेडिक्योर हुआ, उसका दांत पहले घिसे गए, ठीक है, उसको बताया गया कि ये इंसान होते हैं, ऐसे दिखते हैं, और अब तुम ऐसे जिंदाबाद नहीं घूम सकते, कपड़े वपड़े पहन लो। तो ऐसे करके उनको पूरी तालीम दी गई, और उसके बाद वो राजकुमार की तरह रहने लगे। ये पालीवाल ब्राह्मण ट्रेड के लिए बंगाल गए थे, वापस आए थे तो रास्ते में उनको लूट लिया था। तो इन पालीवालों ने बोला कि हम लोग राजा के पास जाते हैं, राजा को बोलते हैं कि हमको हेल्प चाहिए। ये लोग राजा के पास आए, राजा से हेल्प मांगी, राजा ने बोला चलो मैं चलता हूँ, सेना भेजता हूँ। तो क्या नहीं, सेना वेना नहीं, हमको एक परमानेंट सेंटर चाहिए वहाँ पे, और वो कंट्रोल करेगा ये सिंहा। और सिंहा इसलिए क्योंकि वो शेरों के साथ रहता था, शेरों जैसा दिखता था, इसलिए सिंहा नाम रख गया उसका। और वो ट्रेड सेंटर के लिए उनको ले जाया गया खेड़। खेड़ है राजस्थान में, बाड़मेर में एक जगह है, वहाँ पे कृष्ण का एक अच्छा मंदिर है, मैं भी वहीं से हूँ। तो खेड़ में वहाँ पे एक साम्राज्य की स्थापना हुई, जो कि राजस्थान का राठौड़ वंश है, जिसका बाद में सेंटर बना जोधपुर, मेहरानगढ़ वगैरह आपने सुना होगा, उम्मेद भवन पैलेस, मेहरानगढ़, ये राठौड़ों की कैपिटल हुआ करती थी। और राठौड़ वहाँ पे ये सिंहा ने उनकी स्थापना की थी वहाँ पे। अब बाकी सारी चीज़ें हुई, वहाँ पे इन्होंने पूरा वंश वगैरह बताया। उसके बाद अब आपको ये कहानी सुन करके कहीं लग रहा है कि जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, ये कहानी आपको लगेगा कि जंगल बुक जैसी कहानी है। हुआ ये कि जब मेहरानगढ़ में थे गत सिंह के टाइम पे, और उससे पहले शायद एक रुडयार्ड किपलिंग, आपने नाम सुना होगा, वो रुडयार्ड किपलिंग जोधपुर आए थे अपनी रिट्रीट के लिए, कम से कम 2 महीने रुके थे। तो उन्हें एक पेंटिंग दिखी उम्मेद भवन में, आप जब एंटर करेंगे तो एक पेंटिंग लगी हुई है कि एक बीच में आदमी खड़ा है और 4 शेरों को ऐसे उठापटक कर रहा है। वो पेंटिंग जो थी रुडयार्ड किपलिंग ने देखी, तो उसने बोला कि यार ये क्या लगा रखा है, बेवकूफ़ी को, शेर कोई आदमी कैसे शेरों को पटक सकता है। तो क्या तू ऐसे मत बोलना, यहाँ पे ये हमारे स्थापक है, इनको बहुत सीरियसली लिया जाता है यहाँ पे। तो उन्होंने बेसिकली पूरी कहानी पता की। जब कहानी पता की तो उसके बाद उन्होंने लिखी द जंगल बुक। अब ये वो जंगल बुक है जिसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया लिटरेचर में, ये वो फिल्म है जिसके लिए ऑस्कर दिया गया, और ये वो कहानी है जो राव सिंहा की थी, और ये हमें पता भी नहीं होगी। मुझे नहीं लगता आप में से किसी को ये कहानी पता थी। अब इसका श्रेय जाता है मेरे दादाजी को, उनका नाम था हनुमान दास जी, वो मेरे को ये कहानियाँ बताया करते थे। उनका आप कहें कि श्रेय मैं दूंगा कि उन्होंने मेरे को कहानी बताई,
फिर जब सहारा टीवी पे आता था जंगल बुक, ये कार्टून आता था, जब मैंने वो कार्टून देखा तो मुझे लगा यार ये तो मैंने कहीं सुना है। तब मुझे पता चला, फिर मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये कहानी वहाँ से उठाई गई थी, वही राइटर थे और पूरा श्रेय उनको मिलता है, लेकिन ये कहानी हमारी है। दादाजी के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद। ठीक है, शानदार। हम तो कल्पना समझते थे। ये कल्पना नहीं है सर, ये सत्य है। राव सिंह उनका नाम है। और जंगल बुक आज से अगर आपको कोई बोले कि किसी फॉरेनर की लिखी हुई है तो नहीं, ये हमारे द्वारा रचित कहानी, हमारे कहानी क्या है, ये सत्य है। तो ये इस तरीके से इतिहास के साथ चेंजेस किए जाते हैं। चलिए धन्यवाद, आपने मेरे को सुना।